तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी सीरीज आज से स्टार्ट हो चुकी है 2005 जो कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो उसका पहला ही जो अकॉर्डिंग टू हमारा गेसिंग पेपर है उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन हम लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मद्रास चेन्नई में 1726 तक न्याय प्रशासन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो 1726 से पहले का जो न्याय प्रशासन था वो कैसा था। ठीक है, तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर के हो जाइए रेडी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में न्याय प्रशासन, क्योंकि 1600 में जब ब्रिटिश भारत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी तब आई थी, तो उनके कुछ रूल थे। ठीक है, जो उन्होंने कुछ पहले भी लिए थे और अपने रूल लागू किए थे, तो उनसे मिल करके उन्होंने ठीक है न्याय प्रशासन की व्यवस्था बनाई थी। तो उसी व्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मद्रास, क्योंकि क्वेश्चन में है मद्रास का। देखिए, इसे 3 चरणों में विकसित किया गया था। मतलब कि जो मद्रास का न्याय प्रशासन का जो इतिहास है वो 3 चरणों में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पहली स्टेज में होगा 1639 से लेकर 1678 तक, दूसरी स्टेज पर होगा 1678 से 1683 तक, और तीसरी स्टेज पर होगा 1683 से 1726 तक। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। थॉटिकल चीज़ें कम है, पॉइंट्स में फैक्ट ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए, इसलिए आपको नोट करना वो ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज पर देखते हैं 1639 से 1678 तक। देखिए, 1639 में एक अंग्रेज फ्रांसिस डे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चंद्रगिरी के हिंदू राजा से जमीन का एक टुकड़ा हासिल किया था। ठीक है, इसे मद्रास पट्टनम के नाम से जाना जाता था। इस जमीन पर कंपनी ने फोर्ट एसटी नाम से फैक्ट्री बनाई थी, जो 1640 में जॉर्ज ने इसे किले को व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता था। मतलब कि 1640 में जो जॉर्ज थे उसने इसको किले बनाया और इस किले को व्हाइट टाउन के नाम से जाना गया, जबकि आसपास के स्थानीय आबादी वाले जो गांव हैं ठीक है उनको ब्लैक टाउन कहा जाता था। ठीक है, ये बात है 1639 से 1640 की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रगिरी जो नाम के हिंदू राजा थे उनकी एक ज़मीन हासिल कर ली थी। ठीक है, उसी पर उन्होंने फैक्ट्री बनाई जो फोर्ट एसटी के नाम से बनाई थी। ठीक है, और 1640 में जॉर्ज ने इसे यहाँ पर एक किला ठीक है जिसको व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाने लगा। मतलब कि इस एरिया को जहाँ पर एक कंपनी बनाई थी उसे व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाने लगा, और इसका आसपास के जितने भी लोग थे, जमीनें थी, जो गांव बसे हुए थे, उन सबको ब्लैक टाउन कहा जाने लगा। ठीक है, तो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन दो चीजें ध्यान रखना। और चंद्रगिरी नाम के राजा से जॉर्ज ने ठीक है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ रूल थे, वो क्या थे? एजेंट और परिषद। देखिए, अब व्हाइट टाउन की बात चलेगी। ठीक है, तो व्हाइट टाउन में एजेंट और परिषद को फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहने वाले अंग्रेजी लोगों के दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों को तय करने के लिए अधिकृत किया गया था। मतलब कि जो व्हाइट टाउन था उसमें एजेंट बनाए गए थे और एक परिषद थी। ठीक है, उसी के द्वारा जो दीवानी और आपराधिक मामले थे वो देखे जाते थे। न्यायपालिका अस्पष्ट थी, मतलब कि कोई न्यायपालिका स्पष्ट रूप से नहीं थी, अस्पष्ट थी, इसलिए उन्होंने मामलों को इंग्लैंड में भेज दिया करते थे। मतलब कि जो मामले उनसे नहीं सुलझाए जाते थे, जिनका उनसे नहीं सॉल्यूशन होता था, वो उन मामलों को क्या करते थे कि इंग्लैंड भेजते थे, क्योंकि वहाँ पर जो न्यायपालिका थी वो नहीं थी। ठीक है, चलिए चाउल्ट्री कोर्ट। देखिए, आदिम और देसी कुक्कुट कोर्ट ने, मतलब ये कोर्ट थे चाउल्ट्री कोर्ट। ठीक है, उसमें आदिम और देसी कुक्कुट कोर्ट ने वहाँ कार्य किया। इस अदालत की अध्यक्षता एक देसी न्यायिक अधिकारी करता था। ठीक है, जिसे आधिकारी कहा जाता था। इसने हत्या जैसे गंभीर अपराधों की कोशिश नहीं की है, बल्कि अन्य मामलों की कोशिश की है। मतलब कि इसने जो अधिकारी जिनको कहा जाता था देशी न्यायिक, ये हत्या जैसे गंभीर अपराधों के केसों को नहीं देखते थे, केवल जो छोटे मोटे मामले होते थे उनको ही देख लिया करते थे, क्योंकि जो बड़े मामले होते थे वो तो इंग्लैंड जाया करते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद में गवर्नर और परिषद। 1661 के चार्टर द्वारा कंपनी के सभी व्यक्तियों के दीवानी और आपराधिक मामलों को तय करने के लिए कंपनी को गवर्नर और परिषद नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, अभी तक यहाँ पर न्यायपालिका नहीं थी। ठीक है, लेकिन 1661 में यहाँ पर एक गवर्नर बना दिया गया।
ठीक है, और उस गवर्नर ने ही दीवानी और अपराधी दोनों मामलों को देखना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसने इन मामलों को देखने के लिए जो अंग्रेजी शासन था उसी का पालन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं 1678 से 1683 तक। देखिए, न्यायिक उच्च न्यायालय, राज्यपाल ने 1678 में, गवर्नर जो है उसी को तो राज्यपाल कहते थे, तो 1678 में पूरी न्यायिक प्रणाली को पुनर्गठित कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना 1678 से 83 के बीच में जो न्याय प्रणाली थी उसको पुनर्गठित दोबारा से ठीक किया। वो सप्ताह में 2 बार बैठते थे और 12 जूरी की मदद से दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते थे। ठीक है, उन्हें चाउल्ट्री कोर्ट से अपील की कोशिश की। ये जो चाउल्ट्री कोर्ट था ये ऊपर था और उससे नीचे ये थे कि जो राज्यपाल था वो 12 जूरी, मतलब कि 12 उसमें जज होते, जज की जूरी होती थी। ठीक है, तो उनके साथ ही मिलकर के वो सब इन मामलों को देखते थे। ठीक है, चलिए आगे है चूल्हा कोर्ट। देखिए, ओल्ड चाउल्ट्री कोर्ट का पुनर्गठन किया गया। अधिकारी के शासन पर 3 अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए गए। सप्ताह में वो 2 बार बैठते थे और 50 पगौड़ा के मूल्य तक सभी दीवानी मामलों की कोशिश करते थे कि वो निपट जाएं, और उनका निर्णय परिषद में गवर्नर के लिए अपील करने योग्य था। ठीक है, मतलब कि चाउल्ट्री कोर्ट को वो चेंज करके क्या बना दिया था, चूल्हा कोर्ट। ठीक है दोस्तों, और वो 50 पाउंड लेते थे एक केस को देखने के लिए। ठीक है, और उनका ये निर्णय जो होता था वो गवर्नर के लिए अपील करने का होता था, मतलब कि गवर्नर जो केस कर रहा है उसके खिलाफ भी वो अपील कर सकते थे। गवर्नर के लिए, मतलब गवर्नर के लिए जो है वो क्या करते थे, अपील करने योग्य रहते थे। आगे था 1683 से 1726 एडमिरल्टी कोर्ट। देखिए, इस अदालत की स्थापना मद्रास में 1668 में, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अदालत की स्थापना मद्रास में 1686 में जज एडवोकेट की अध्यक्षता में 1683 के चार्टर द्वारा की गई थी। इसमें नागरिक कानून में सीखा एक व्यक्ति और कंपनी द्वारा नियुक्त 2 व्यापारी शामिल थे। ठीक है, मतलब कि नागरिक कानून बनाया गया था, इसमें व्यक्ति और कंपनी द्वारा नियुक्त 2 व्यापारी शामिल थे। मतलब कि एक तो नागरिक, मतलब कि नागरिक जो व्यक्ति है आमतौर पर वो, और 2 व्यक्ति वो होते थे जो कंपनी के बुलाए। कंपनी कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, वो शामिल थे। अदालत ने व्यापारी के समुद्री प्रकृति के सभी मामलों, अतिचार, चोटों और गहरे समुद्रों पर किए गए गलत जहाज़ों या सामानों की जब्ती और जब्ती के सभी मामलों का फैसला किया जाता था। ठीक है, एडमिरल्टी कोर्ट में जो व्यापारिक तौर से जो चीज़ें होती थी, जो समस्याएं होती थी, जैसे अभी तो वो बन गया है, ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, तब नहीं था, तो औद्योगिक के विवाद की जितनी भी चीज़ें थी वो सब एडमिरल्टी कोर्ट ही देखती थी। ठीक है, और इस कोर्ट में 3 लोग रहते थे, 2 जो ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे और एक नागरिक। ठीक है, चलिए, इस न्यायालय ने समता, सद्विवेक और व्यापारियों के कानूनों और रीति रिवाजों के नियमों को लागू किया। यह अदालत सभी दीवानी और अपराधी मामलों को निपटाने में भी सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए शहर की सामान्य अदालत बन जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि सारे जो मामले हैं वो एडमिरल्टी कोर्ट ही देखती थी। यह न्यायालय 1704 तक कार्य करता रहा। ठीक है, मतलब कि 1704 तक ये जो था वो न्यायालय वो कार्य करता रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महापौर का न्यायालय। देखिए, 1687 के कंपनी के चार्टर ने मद्रास में एक महापौर न्यायालय की स्थापना की। इसमें एक मेयर, 12 एल्डरमैन और 60 या अधिक बर्गेस शामिल थे। पहले मेयर और एडमैन को चार्टर द्वारा नामित किया गया था। महापौर 1 वर्ष के लिए पद धारण करता है। एडमरेल सालाना महापौर चुने गए। मेयर और एडमरेल में बर्गेस का चयन किया जिनकी ताकत 120 से अधिक नहीं थी। मेयर और 3 एडमरेल कंपनी के अंग्रेज नौकर थे और अन्य किसी भी देश से होने थे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि महापौर का न्यायालय बनाया गया। महापौर के न्यायालय में 2-3 चीज़ें यहाँ पर चेंज की गई। ठीक है, क्या चेंज की, यहाँ पर एक तो मेयर बनाया गया। ठीक है, मेयर के बाद में एडमरल होता था, एल्डरमैन होते थे। ठीक है, जो एल्डरमैन होते थे, ठीक है, वो वहीं से लिए जाते थे, मतलब कंपनी से लिए जाते थे कुछ, और कुछ बाहर से बुलाए जाते थे जो अदर कंट्रीज़ के होते थे। इसमें क्या था कि जो महापौर हैं वो तो 1 वर्ष के लिए उनकी ड्यूटी, मतलब कि 1 वर्ष के लिए उनको पद धारण किया जाता है। भाई तुम एक जो महापौर का जो पद है वहाँ पर 1 वर्ष तक के कोई ड्यूटी कर सकता है। एल्डरमैन का भी जो सालाना महापौर चुने जाते थे, लेकिन
जो मेयर और एल्डरमैन ने बर्गेस का चयन किया, जिनकी ताकत जो होती थी वो 120 नहीं होती थी, ठीक है। मेयर और 3 एडमिरल अंग्रेज कंपनी के अंग्रेज नौकर थे, मतलब कि मेयर और 3 एडमिरल जो होते थे वो कंपनी के ही नौकर थे, लेकिन अन्य जो बर्गेस थे दोस्तों, ठीक है, जिनकी संख्या अधिक होती थी, वो किसी भी देश से होने थे। आगे रिकॉर्डर नामक एक विद्वान कानून का पर महापौर के न्यायालय में हमला किया गया था, मतलब कि जो महापौर का जो न्यायालय है उसको गलत साबित कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनाम की अदालत, महापौर अदालत ने कोशिश की कि 3 पगोड़ा के मूल्य तक सभी देश के सभी नागरिकों के मामले जूरी की मदद से सभी आपराधिक मामले और अपराधियों का जुर्माना या कारावास से दंडित किया जाए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो अब उसमें कोर्ट में जो मामले आने थे, ठीक है, उनके ऊपर चार्ज लगा दिया, ठीक है, 3 पगोड़ा, ठीक है, केवल 3 पगोड़ा लगा दिया किसी भी नागरिक के मामले में, ठीक है। लेकिन उससे अलग अगर कोई भी कठिन जो संज्ञेय अपराध होते थे, ठीक है, उनको भी देखना चालू कर दिया और उन पर अधिक मतलब 3 पगोड़ा का जो मूल्य थे वो तो न्यायालयिक मामले जो होते थे नागरिक के आमतौर पर उन पर लगाया जाता था, लेकिन जो अपराधियों के थे उन पर जुर्माना तथा कारावास दोनों से दंडित करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, महापौर के न्यायालय में सबसे पहले दंडित देने की व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। उसके बाद एडमिरल्टी कोर्ट में अपील की अनुमति दी गई थी, मतलब कि अगर वहाँ पर कोर्ट कोई गलत फैसला सुना देती है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। दीवानी मामलों में एडमिरल्टी कोर्ट ने 3 पगोड़ा के मूल्य से अधिक का फैसला किया था। आपराधिक मामलों में यह तय किया गया था कि सजा कब जीवन या अंग खोना है। गवर्नर और काउंसिल द्वारा मेयर के कोर्ट और एडमिरल्टी कोर्ट की अपीलें सुनी गई थी, ठीक है। इसमें क्या होता था कि कोई ऐसा केस था जिस पे सजा जीवन की मृत्यु की सजा दी जाती थी, ठीक है, लेकिन पहले वो भी केस चलते थे कि कोई चोरी करता हुआ पाया गया तो उसके हाथ काट दो, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है वो कोर्ट ही तय करती थी कब किसको आजीवन कारावास मिलेगा या कब किसी के एक अंग को खोने वाला उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर इस चीज़ की उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं 1726 की तरफ। अब तक मतलब जितनी भी चीज़ें थी 1726 से पहले की थी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब 1726 भी देख लेते हैं। देखिए 1726 के चार्टर ने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर कोर्ट की स्थापना की। ध्यान रखना 1726 में पहली बार मेयर कोर्ट, ठीक है, की स्थापना की थी। कहाँ कहाँ पर? मद्रास में, मुंबई, बॉम्बे में, ठीक है, और कलकत्ता में, जिसमें 1 मेयर और 9 एल्डरमैन शामिल थे। मेयर और 7 एल्डर मेयर अंग्रेज होने थे, बाकी ब्रिटेन के साथ मित्रवत भारतीय राज्यों के अधीन थे। मतलब कि इन्होंने 9 लोग यहाँ पर थे, 9 एल्डरमैन और 1 मेयर, 10 हो गए। इन 10 में से जो 7 होते थे एल्डरमैन, मतलब कि वो तो अंग्रेज थे, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ठीक है, अंग्रेज ही थे ये कह सकते हैं। 2 लोग थे वो ही केवल भारतीय हुआ करते थे, वो भी वो जो उनके साथ में साठ गांठ मिला करके रहते थे, मतलब कि मित्रता बना करके रहते थे। अब महापौर 1 वर्ष के लिए पद धारण करता था, एल्डरमैन आजीवन पद धारण करते थे। अब यहाँ पर इस जो 1726 में जो कोर्ट बनी थी उसमें क्या किया गया इन्होंने कि जो महापौर है, ठीक है, जो एक पद हुआ करता था महापौर, वो 1 वर्ष के लिए ही वो धारण किया जाता, लेकिन एल्डरमैन को आजीवन पद दे दिया गया। हर साल निर्वतमान मेयर और एल्डरमैन में से एक नया मेयर चुना गया, मतलब दोनों में चुनाव होता था, एक चुना जाता था। महापौर और एल्डरमैन ने प्रेसिडेंसी टाउन के निवासियों में से एल्डरमैन की रिक्ति को भर दिया, मतलब कि जो वो टाउन था उसमें से ही लोगों को वहाँ पर पद पर बिठा दिया। अब काउंसिल में गवर्नर एल्डरमैन को उचित आधार पर बर्खास्त कर सकता था, मतलब कि जो एल्डरमैन था, जो गवर्नर था, वो एल्डरमैन मतलब जो उन्होंने वहाँ से जो टाउन में से उठा करके लोगों को वहाँ पर बिठा दिया था, वो क्या करता था, गवर्नर उनमें से किसी को भी कभी बर्खास्त कर सकता था, ठीक है। मतलब कि उनका जो एक मतलब कि जो उनका जो पद था, मतलब कि उनका जो ड्यूटी था, उसकी ड्यूटी जो थी वो तो पूरी जीवन कर दी गई थी, लेकिन अगर कोई अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाता तो उस कंडीशन में गवर्नर जो था वो उनको बर्खास्त कर देता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनका जो कार्यकाल था वो जीवन भर कर दिया था ना, इसलिए। अब इस अदालत ने केवल दीवानी मामलों की सुनवाई की, ध्यान रखना 1626 में जो था उसमें केवल दीवानी मामलों की सुनवाई हुई। इनके निर्वसियत के मामले में वसीयत और प्रशासन के पत्रों की परिवीक्षा प्रदान की।
कार्यवाही के दौरान पार्टियों को पेश करने और गवाहों की जांच करने और उनके मामलों की पैरवी करने की शपथ लेने की भी इसमें आवश्यकता होती थी। ठीक है, दीवानी मामले सुने गए और उन्हीं के खिलाफ अब क्या होता था, ठीक है, उनकी पैरवी भी होने लग गई और जांच भी करने लग गए। आगे था शेरिफ और राज्यपाल और परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था। शेरिफ को, जो शेरिफ होता था एक पद बाद में बना, उसको राज्यपाल और परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था। यदि पीड़ित पक्ष द्वारा लिखित शिकायत दायर की गई है, मतलब कि एफआईआर की गई है, तो प्रतिवादी को अदालत में पेश करना उसका कर्तव्य है। मतलब कि जो पुलिस का काम था वो शेरिफ करता था। ठीक है, उनके अंग्रेजी कानून के अनुसार निर्णयों को क्रियान्वित किया गया था। उसके बाद गवर्नर इन काउंसिल ने महापौर के न्यायालयों से 1000 पगौड़ा के मूल्य तक की अपील भी सुनी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब था प्रीवी काउंसिल। इस अपील को सुनने के बाद में प्रीवी काउंसिल क्या था, यदि सूट का मूल्य 1000 पैगोड़ा से अधिक था तो इस अदालत में दूसरी अपील की अनुमति इसमें थी। ठीक है दोस्तों, चलिए, मतलब कि एक केस की अगर मूल्य इतना था तो उसमें दूसरा अपील भी उसके साथ में सुनी जा सकती थी। आगे था प्रेसिडेंसी में न्याय का प्रशासन। देखिए, प्रेसिडेंसी में न्याय का प्रशासन, शांति का न्याय। राज्यपाल और परिषद के 5 वरिष्ठ सदस्यों के पास आपराधिक क्षेत्राधिकार होगा और ये शांति का न्याय होगा। ठीक है, यहाँ पर एक और न्यायालय की उसकी पालिका का गठन हुआ था। इसमें कह गए थे कि ये जो है शांति का न्याय होगा और इसमें क्या होगा, एक तो राज्यपाल होगा और उसके साथ परिषद के 5 सदस्य उनके साथ में होंगे और उनके जितना भी आपराधिक क्षेत्र होगा, ठीक है, उसमें वो न्याय का शांति का न्याय होगा। ठीक है, चलिए, इन अदालतों में कुछ मामलों को अंतिम रूप दिया गया था, जैसे कि अरब व्यापारी का मामला। मतलब कि ऐसे कुछ मामले थे जिनको तुरंत ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अंतिम रूप दिया गया था। उनमें से था, पहला था अरब व्यापारी का मामला। देखिए, एक अरब व्यापारी के मूल्यवान मोतियों की बरामदगी के लिए मेयर के दरबार में एक मुकदमा दायर किया गया, जिसके बारे में कहा गया था कि गुजरात के तट पर जलती हुई नाव से उसे बचाने वाले एक व्यक्ति ने उसे बचा लिया। महापौर के न्यायालय ने परिषद में राज्यपाल से परामर्श किया। राज्यपाल ने महापौर के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा। इसने महापौर के न्यायालय को मामले की सुनवाई नहीं करने का सुझाव दिया, क्योंकि प्रतिवादी को पहले उसी घटना के संबंध में समुद्री डकैती के लिए काम पर रखा गया था और बरी भी कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये एक मामला था। ठीक है, चलिए, उसके बाद मेयर की अदालत ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मुकदमे का फैसला सुनाया गया। इसे राज्यपाल ने फिर उलट दिया। एक था हिंदू महिला का मामला। ठीक है, एक तो ये था अरब व्यापारी का मामला, अब हिंदू महिला का मामला है इसमें एक। देखिए, हिंदू महिला का मामला था 1730 का। देखिए, एक 12 साल का लड़का हिंदू अपनी माँ को छोड़कर अपने विशेष रिश्तेदारों के साथ रहने लगा, क्योंकि उसकी माँ बम्बई में रोमन कैथोलिक बन गई थी, मतलब धर्म चेंज कर लिया था। माँ ने मेयर कोर्ट में लड़के की कस्टडी के लिए मुकदमा दायर किया। कोर्ट ने परिजनों को लड़के को उसकी मां को सौंपने का आदेश दिया। जाति के मुखिया द्वारा दायर एक शिकायत पर परिषद में राज्यपाल ने कहा कि मेयर के न्यायालय के पास धार्मिक प्रकृति या मूल निवासियों के जाति विवादों के मामलों को तय करने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए राज्यपाल ने महापौर को उनके कार्यालय से हटा दिया। ठीक है दोस्तों, मतलब कि महिला का केस गया था। ठीक है, वो बम्बई में, उसने अपना हिंदू थी, फिर वो कैथोलिक बन गई। ठीक है, तो क्रिश्चियन बन गई। अब उसका जो बेटा था वो अपनी माँ के साथ में नहीं रहने दिया। किसने? जो उनके समाज के लोग थे, धार्मिक। ठीक है, अब ये मामला, उस औरत ने कस्टडी डाली कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि आपका बेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जिस समाज में वो रहते थे, जिस परिवार के लोगों थे, उनके मुखिया ने एक एप्लीकेशन डाल दी कि हम नहीं देंगे क्योंकि उसका धर्म चेंज हो चुका है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहकर निकाल दिया, भैया धार्मिक चीज़ों के लिए यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, तुम अपना काम करो, उनको महिला को दे दो। तो इस पर क्या हुआ कि राज्यपाल ने महापौर को, ये जो केस हुआ था, इस केस के कारण ही, ठीक है, उनको कार्यकाल से हटा दिया। ठीक है, जो आजीवन का जो कार्यकाल था महापौर का, उनको खत्म कर दिया। ठीक है, आगे था शिवालय शपथ मामला। देखिए, मद्रास में हिंदुओं ने भगवत गीता की शपथ पर न्यायालय में साक्ष्य दिया। ध्यान रखना, मद्रास में हिंदुओं ने भगवत गीता की शपथ जो होती है, ठीक है, कि हम गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं, उसको साक्ष्य दिया।
दो हिंदू व्यापारियों को महापौर की अदालत ने शिवालय की शपथ लेने से इनकार करने के कारण जेल में डाल दिया, जो उन्होंने कहा कि उनके धर्म और महल के नियमों के विपरीत है। इससे हिंदू निवासी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने हस्तक्षेप करने के लिए राज्यपाल से संपर्क किया। इसलिए राज्यपाल ने उन व्यापारी को पैरोल पर रिहा कर दिया। साथ ही कोर्ट को मूल निवासियों के धार्मिक संस्कारों और समारोह के संबंध में भुगतान करने का निर्देश भी दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कसम खाने से इनकार कर दिया था उन्होंने, शपथ लेने से इनकार कर दिया था उसके सामने, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, बाद में उस पर दोबारा से सुनवाई की गई। ठीक, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, क्योंकि महापौर की जो न्यायालय था उससे बड़ा था राज्यपाल का न्यायालय। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पैरोल पर दोनों अपराधियों को छोड़ दिया गया था। ठीक है, व्यापारियों को। आगे है महापौर के रूप में पुनर्वाचन का मामला। देखिए 1734 में महापौर के पुनर्निर्वाचन को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। मतलब कि पहले जो मामला चल रहा था वो था कि महापौर जीवन भर के लिए कार्यालय मतलब कि जो कार्यकाल है बना दिया गया है, लेकिन 1934 में उसको पुनर्निर्वाचन करने के लिए विवाद उठ गया। नाइश को मेयर के रूप में फिर से चुना गया था, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें इस आधार पर पद की शपथ लेने से मना कर दिया कि 1726 के चार्टर एक्ट के तहत निवर्तमान मेयर को फिर से नहीं चुना जा सकता। अंततः एक और मेयर का चुनाव होना था। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि एक मेयर एक ही बार चुना जाएगा 1726 के चार्टर एक्ट में, लेकिन वो फिर से दोबारा मेयर बन गया, तो उसको कहते हैं तुम शपथ नहीं ले सकते, किसी और को शपथ ली जाएगा, चुनाव दोबारा करवाई जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेयर और सचिव सट्टेबाजी का मामला। देखिए इसमें एक बहुत ही नया रोचक पूर्ण मामला मिलेगा। टेरिन मद्रास सरकार के सचिव और मेयर नाइश एक डिनर पार्टी में मिले और एक शर्त लगाई जिससे नाइश हार गया और भुगतान करने से इनकार कर दिया। मेयर की अदालत में टेरिन ने उस पर मुकदमा दायर किया, जिसने फैसला सुनाया कि मेयर अभियोजन से प्रतिरक्षा कर रहे थे। सरकार ने बाद में शिकायत की कि उसके सचिव के साथ अदालत ने अपमान किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है बंबई। देखिए ये तो था बात मद्रास की, अब बात है बंबई की। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसमें बता रहे हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ों को आप और जोड़ सको। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमारा यही तक है बस। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा यहीं तक है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ सकें, क्योंकि हिस्ट्री को जितना हम ज़्यादा समझ लेंगे उसको समेटने में और पेपर लिखने में आसानी होगी। देखिए बम्बई में यह 1534 से पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। पुर्तगाली राजा ने इसे दहेज के रूप में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दिया था। जब उसने 1661 में पूर्व बहन से शादी की थी तो राजा ने इसे कंपनी को पट्टे पर दे दिया था। न्यायिक प्रशासन 3 चरणों में यहां पर विकसित हुआ। ध्यान रखना 1534 में पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, ये पुर्तगालियों के। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली राजा जो थे वो इंग्लैंड चार्ल्स द्वितीय को उन्होंने दहेज में दे दिया, क्योंकि पुर्तगाली राजा की बहन से अंग्रेज जो द्वितीय चार्ल्स थे उन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है, तो इनका भी जो न्यायिक प्रशासन 3 चरणों में बना था। कौन सा? पहला था 1668 से 83, 1684 से 1690 और 1718 से 1726। देखिए 1668 से 1683 में क्या हुआ था मुंबई में। ठीक है, ये दोनों एक ही जगह पर थे, ध्यान रखना, मुंबई और मद्रास। देखिए गेराल्ड ऑंगियर ने बॉम्बे के पुराने न्यायिक ढांचे को पुनर्गठित किया और सभी कानूनों को 6 भागों में वर्गीकृत कर दिया। कौन से थे? 6 भागों में वर्गीकृत किया था। कौन से? नंबर 1 पूजा की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास से संबंधित। दूसरा न्याय का निष्पक्ष प्रशासन। तीसरा सभी आपराधिक मामलों का फैसला करने के लिए न्यायपालिका की स्थापना और शांति और व्यवस्था के न्याय की नियुक्ति के लिए अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए। चौथा था भूमि और घरों की बिक्री से संबंधित लेन देन का पंजीकरण और 5वां था विभिन्न प्रकार के अपराधियों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें सैन्य अनुशासन और अव्यवस्था को विद्रोह की रोकथाम करने के लिए दंड से संबंधित विविध प्रावधान शामिल थे। बंबई को 2 भागों में बांटा गया था। प्रत्येक मंडल में 5 न्यायाधीशों की एक अदालत थी। प्रत्येक डिवीजन की सीमा शुल्क अधिकारी एक अंग्रेज ने इस अदालत की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जो पूरी बंबई है उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, 2 भागों में बांट करके 2 मंडल बना दिए गए। अब प्रत्येक मंडल में 5 न्यायाधीशों की एक अदालत थी। मतलब कि इस तरह से मुंबई में 2 क्षेत्र हो गए और दोनों क्षेत्रों में 5-5 न्यायाधीशों की 2 अदालतें उस समय पर स्थापित कर दी गई। इस न्यायालय का कोरम
3 न्यायाधीश। देखिए वे सप्ताह में एक बार बैठते थे और 2 जेरोफिन, एक पुर्तगाली सिक्का लगभग उस समय 7.5 रुपये के बराबर के मूल्य तक छोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते थे। मतलब कि एक दिन बैठते थे सप्ताह में और 7.5 रुपये में जो एक पुर्तगाली सिक्का होता था उसके मूल्य में ही दीवानी मामलों और आपराधिक मामलों की सुनवाई किया करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 1772 की नई न्यायिक योजना, 1672 की नई न्यायिक योजना। देखिए अंग्रेजी कानून के अनुसार सभी मामलों की कोशिश की गई। सेंट्रल कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना और दक्षता एक एकल न्यायाधीश द्वारा की गई थी। सप्ताह में एक बार बैठती थी और सभी दीवानी आपराधिक वसीयतों के मामलों की सुनवाई ये करती थी। ठीक है, सभी मामलों की करती थी जो कि आपराधिक, न्यायिक और वसीयत के मामले भी इसमें थे। उसके बाद शांति का न्याय। बॉम्बे को 4 डिवीजनों में विभाजित कर दिया गया। उसका प्रत्येक का नेतृत्व एक अंग्रेज द्वारा किया जाता था जिसे जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता था। ठीक है, पहले 2 भाग थे ना, अब उनको 4 कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। मतलब कि जो अंग्रेज थे जो 4 भागों में बांट दिया गया था और उस पर एक अंग्रेज द्वारा शासन किया जाता था, मतलब देखा जाता जस्टिस के तौर पर, तो उसी को मजिस्ट्रेट बनाया गया। अभी भी मजिस्ट्रेट होते हैं ना, तो उसी को मजिस्ट्रेट की उपाधि दे दी गई थी। आवश्यक कार्यवाही तर्ज की और अभियुक्त को मामले के लिए न्यायालय में भेजा। अपीलीय प्राधिकारी उपराज्यपाल और परिषद थे। मतलब कि जब मजिस्ट्रेट से कोई गलत फैसला दे देता था तो उसकी अपील प्राधिकारी या तो उपराज्यपाल या फिर परिषद को कर सकते थे। विवेक न्यायालय की स्थापना फिर उसके बाद में की गई। यह सप्ताह में एक बार बैठता था। इसने वादकारियों से शुल्क वसूल किए बिना संक्षेप में छोटे मामलों का फैसला करना शुरू कर दिया। ठीक है, विवेक न्यायालय मतलब जैसे अभी जो लोक अदालत चलती है ना दोस्तों, ये विवेक न्यायालय उसी के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, चलिए 1784 से 1690 एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की गई जो मद्रास के समान थी। हमने मद्रास में पढ़ा था ना, उसी के समान थी। चलिए आगे था 1718 से 1726 न्यायिक मामला। देखिए इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 9 न्यायाधीश शामिल थे। एक तो मुख्य होता था और 9 न्यायाधीश शामिल होते थे। मुख्य न्यायाधीश और 5 न्यायाधीश अंग्रेज होने थे, अन्य किसी अन्य राष्ट्र के होने थे। 3 अंग्रेजों जजों का था। यह अदालत सप्ताह में एक बार बैठती थी और समय समय पर कानूनी, इक्विटी, अच्छे विवेक और कंपनी के नियमों पर अध्यादेश के अनुसार सभी दीवानी, आपराधिक, वसीयती मामलों की सुनवाई की जाती थी। मतलब ये जो न्यायिक न्यायालय था अब के सर्वोच्च न्यायालय की बराबरी था। ठीक है, चलिए आगे अपील राज्यपाल और परिषद द्वारा सुनी जानी थी। मतलब कि इसकी अपील भी राज्यपाल और परिषद के द्वारा सुनी जानी थी। अब है कलकत्ता। देखिए 1690 में अंग्रेजी व्यापारियों ने सुतानाती में एक बस्ती की स्थापना की। सुतानाती में एक बस्ती की स्थापना की अंग्रेजों ने 1690 में। यह एक ऐसी जगह जहां कलकत्ता का विकास हुआ था। मतलब कि यह वही जगह थी जहां पर एक कालीकट नाम का गांव था। जो कालीकट नाम का गांव था वहीं पर सबसे पहले दोस्तों कालीकट गांव के नाम में ही, कालीकट जो गांव था उसी जगह पर अंग्रेजों ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बसाया था। और वो कालीकट गांव जो कंपनी वहां पर बस गई उसने विकास किया और उसी का नाम बन गया फिर कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता में जो अंग्रेजी व्यापारी थे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, तो वहाँ कलकत्ता का विकास हुआ। उसमें 1698 में अपनी सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुर, दोनों ध्यान रखना, कालीकट और गोविंदपुर, ठीक है, और सुल्तानाती, ये तीनों गांव एक जगह पर थे। तो इन पर जमींदारी अधिकार हासिल किया। मतलब कंपनी ने वहाँ पर उन पर अपना कब्जा कर लिया। कंपनी ने 1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की। ध्यान रखना, फोर्ट विलियम की स्थापना। कलकत्ता अपने मामलों के प्रबंध के लिए राज्यपाल और परिषद के साथ एक प्रेसिडेंसी बन गया। परिषद के एक सदस्य को 1700 में कंपनी की ओर से जमींदार के रूप में कार्य करने के लिए कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो जो मतलब कि जितने भी आसपास के गांव थे, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम समस्याओं को देखने के लिए वहां पर किसको चुना गया, वहां पर एक और पोजीशन बनाई गई, पद बनाया गया कलेक्टर, जो कि अभी भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे फौजदारी कोर्ट। देखिए कलेक्टर ने 3 गांवों सुतनती, गोविंदपुर और कलकत्ता ये लिखा हुआ है लेकिन कालीकट है, ध्यान रखना। ठीक है,
सल्तनती, गोविंदपुर और कालीकट मतलब कलकत्ता के मूल निवासियों के आपराधिक मामलों का फैसला इसमें किया जाता था। अपराधियों को कोड़े मारने, जुर्माना लगाने, कारावास, निर्वासन, सड़कों पर काम करने की सजा दी जाती थी। कौन सा? फौजदारी कोर्ट था, ध्यान रखना। परिषद में राज्यपाल द्वारा पुष्टि के बाद ही मृत्यु दंड यहाँ पर दिया जाता था। मतलब कि यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका में कौन था? राज्यपाल था। ठीक है, वही उसी की पुष्टि के बाद में क्या होता था? किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर यह था कि दोस्तों बहुत कठिन दंड उस समय पर दिया जाता था। ठीक है, चलिए, स्थानीय जमींदारों द्वारा प्रशासित न्याय। देखिए, प्रत्येक जमींदार कलेक्टर ने एक कचहरी या अदालत आयोजित की और देश के रीति रिवाजों के अनुसार सभी दीवानी मामलों का फैसला किया। इस न्यायालय से मुर्शिदाबाद में नवाब की अदालत में अपील की गई। मौत की सजा की पुष्टि नवाब द्वारा की जानी थी, जो मुगल साम्राज्य के समय में एक स्थानीय गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कचहरी और अदालत उसी समय तक बन गई थी। मतलब कि मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और कचहरी और अदालत यहाँ पर इस समय तक बन चुकी थी हमारे देश में सन 1726 तक। ठीक है, तो ये 1726 के पहले जितने भी तरह से न्याय होते थे, ठीक है, और उनके जो न्यायपालिका थे इस तरह से काम करती थी। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बता दी गई हैं। हमने यहाँ पर 203 भागों में अलग अलग बताया, कलकत्ता अलग, मुंबई अलग, मद्रास अलग। ठीक है, आपको इनमें से किसी भी उसका पूछने के लिए आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है कि 1726 से पहले के भारतीय न्यायपालिका पर प्रकाश डालिए, उसके इतिहास का वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई तीनों का हमने यहाँ पर शॉर्ट आउट करा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। तब तक के लिए आपसे मांगेंगे जय हिंद, लेकिन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों।